साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। करीब 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। लड़ाई जो है वो नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव की है। जब दूसरी बार ये दोनों आमने सामने भिड़ेंगे, कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनेगा? क्या नीतीश कुमार की सत्ता जो 20 साल से बिहार में है वो खत्म हो जाएगी, या फिर तेजस्वी यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल हैं। तो जनता तय करेगी जब चुनावों का ऐलान होगा, जब लोग वोट डालेंगे। पिछली बार बिहार में कुल 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए। तेजस्वी यादव सत्ता के बहुत पास तक आते आते रह गए। उनकी पार्टी का आंकड़ा 110 पर सिमट गया, जबकि एनडीए जिसमें बीजेपी शामिल थी, नीतीश कुमार ने पिछली बार 125 सीटें जीती और बस जो सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए था, उससे सिर्फ 2 सीटें ऊपर ला करके सरकार बनाने में कामयाब हो पाए। हालांकि उनको बाहर से मुकेश सहनी और बाद में जो है मुकेश सहनी के विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया, तो तेजस्वी यादव ने जो है एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी का विस्तार किया, लेकिन सरकार के पास तक नहीं पहुंच पाए। नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। कहा जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। तेजस्वी तो ये तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खटारा गाड़ी की तरह हो गए हैं, जिन्हें बदलना जरूरी हो गया है अगर बिहार को बदलना है तो। लेकिन इस पर बात हम कर क्यों रहे हैं? दरअसल बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब महागठबंधन में और खास करके तेजस्वी यादव के थोड़ी सी मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर के खुलकर के कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कह रही है। राहुल गांधी पटना आते हैं, बिहार के 3 कार्यक्रमों में शामिल होते हैं, बावजूद उसके वो अपने कार्यकर्ताओं से तेजस्वी यादव के नाम पर कोई ऐलान नहीं करते हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस फिलहाल तेजस्वी यादव को एक तरीके से कहें कि प्रेशर में लाने की कोशिश कर रही है। और प्रेशर वो किस बात का है? प्रेशर है सीटों को लेकर के। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि मुकेश सहनी पिछली बार तेजस्वी यादव से अलग हो गए थे 2020 में अचानक से सीट शेयरिंग के ऐलान के दौरान ही, और उसके बाद वो एनडीए के पाले में चले गए थे और मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उनके कुल 4 विधायक जीत करके बिहार में आए थे। अब क्योंकि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी अपनी पार्टी के हिसाब से 50 से 60 सीटें मांग रही है और कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, तो 70 और 60 या 50 जोड़ लेते हैं तो 120 का आंकड़ा हो जाता है। तो बाकी की जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं वो और खुद जो तेजस्वी यादव हैं, वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या तेजस्वी यादव के लिए इतना आसान होगा इस बार सीट शेयरिंग का बंटवारा कर पाना? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशिक प्रियदर्शी मौजूद हैं, जो कि चुनाव कवर कर चुके हैं, कई चुनावों को देख चुके हैं बिहार में, और 20 का चुनाव भी उन्होंने देखा। और 20 के चुनाव में अचानक से अंतिम वक्त में जो है बहुत चीज़ें बदली थी। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अचानक से एनडीए खेमे में आ गए थे और नीतीश कुमार ने अपने कोटे से मांझी को और मुकेश सहनी को बीजेपी ने अपने कोटे से सीट देकर के मना लिया था और महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को थोड़ा मजबूत कर लिया था। इस बार क्योंकि महागठबंधन के अंदर की जो 2 बड़े दल हैं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो मुकेश सहनी की या फिर कांग्रेस जो है, वो सीटों को लेकर के अभी से ही दबाव डाल रही है। कांग्रेस ये कह रही है अपने कार्यकर्ताओं को मीटिंग में कि 70 से कम तो मंजूर ही नहीं है, ज़्यादा लेंगे कम नहीं लेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव इस स्थिति में हैं कि 70 सीटें वो कांग्रेस को दे पाए या फिर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी को 50 दे पाए? अगर दे देते हैं तो खुद कितना पे लड़ेंगे? देखिए रोहित, ये एक बड़ा कटु सत्य है राजनीति का कि चुनावी जैसे ही चुनाव का माहौल बनते जाता है और राजनीतिक रंग जितना चढ़ता है, उतना ही राजनीतिक दलों के आपसी रिश्ते तंग होते चले जाते हैं जी। और ये हर चुनाव के अंदर, चूंकि बिहार और आप देख लें उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जी, जहां गठबंधन चुनाव लड़ती है और गठबंधन के द्वारा ही सरकार बनाया जाता रहा है। 90 के बाद से यही परिस्थिति बिहार में कायम है। 90 से पहले कांग्रेस अकेले सरकार यहां बनाया करती थी। ठीक है। विपक्ष के लोग एकजुट होते थे, लेकिन कांग्रेस अकेले दम पर सरकार बनाती थी। हालांकि उससे पहले भी कुछ सपोर्ट वगैरह रहा, लेकिन 90 के बाद से लगातार गठबंधन की ही सरकार बनती रही। अब सवाल है कि 2020 से इतर हम 2025 में आ पहुंचे हैं। नीतीश कुमार की सरकार तकरीबन यहाँ 20 सालों से है, 5 से लेकर के पलटते हुए। नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन अमूमन उनका ज़्यादा जो कार्यकाल है वो राष्ट्रीय जनता दल के 2 बार अगर छोड़ दें 2 साल 2.5 साल का। अब सवाल है कि जैसे जैसे नज़दीक चुनाव आ रहा है, वैसे वैसे जो छोटे छोटे दल हैं, हालांकि क्षेत्रीय दल ही हैं, जनता दल ही क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय जनता दल क्षेत्रीय दल है, और छोटी छोटी पार्टियां जिसे आप वोट कटवा भी कह सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे 8-9 पार्टियां जो वोट कटवा हैं वो कैसे बार्गेन करके और अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। अब सवाल है
कि मुकेश सहनी, फिर एलजेपी भी चली गई वहाँ। अब ये लोग जो हैं आपस में क्या करेंगे? महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा होगा कैसे? एनडीए की बात छोड़ दीजिए, मुकेश सहनी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, या कांग्रेस की बात आपने कही, प्रभारी बदले गए, अध्यक्ष बदले गए, अब तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई हम सीएम उम्मीदवार भी कांग्रेस अध्यक्ष को घोषित कर दीजिए जी। तो ये एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए बार्गेन कर सकें, सामने वाली पार्टी पे दबाव बना सकें। अब उधर जहां सीएम फेस को लेकर के बवाल खड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ आप देखिए कि भुइयां मुसहर जो तेजस्वी राष्ट्रीय जनता दल ने जो बैठक बुलाई, उसमें तेजस्वी यादव ने स्वयं को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मतलब जवाब साफ है, दोनों तरफ से जवाब दिया जा रहा है। राहुल गांधी बिहार पहुंचने के बाद साफ कहते देखे गए कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा अलग अलग लड़ने पर यहाँ एनडीए फिर से सरकार में आ जाएगी। तो एक तरफ से स्वीकार कर रहे हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन होता है ना कि परिवार के अंदर मार की स्थिति कि कैसे हम दबाव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रहें। अब थोड़ा सा 2020 में गौर कीजिए कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस। नतीजा क्या हुआ? नतीजा है यह हुआ कि कांग्रेस को कितनी सीटें आई? 19 सीटें आई, जबकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हाई था, रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया था, नौकरी को बड़ा मुद्दा बनाया था। तेजस्वी यादव ने कलम से 10 लाख नौकरी की बात कही थी, 10 लाख नौकरी की बात कही थी। वहीं उसी घोषणा पत्र में 2020 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी। अब ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, बहुत कांटे का टक्कर हुआ। तेजस्वी यादव की पार्टी कितने पे चुनाव लड़ी थी? 144 सीटों पर 2020 में जीतने में कामयाब रही 75 सीटें। वोट आया 23%, है ना? तो ये सबसे ज्यादा वोट था। हाँ, लेकिन ज्यादा सीटों पर उन्होंने चुनाव ज्यादा लड़ी थी, करीब 30 से ज्यादा थी। हाँ, ये आंकड़ा है, मैं और बताऊंगा इसमें कि कैसे कैसे। अब उस जिस समय ये 2020 का चुनाव हुआ, तो अंतिम बहुत करीब जब समय था, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी पर डोरा डाला, चारा फेंका और मुकेश सहनी फिर उधर आया। लेकिन धोखा भी तो तेजस्वी ने दिया ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाते हैं उनको, और उसके बाद एक भी सीट नहीं देते हैं और कहते हैं कि उनको बाद में कुछ करेंगे उनके लिए। और मुकेश सहनी उस कार्यक्रम से पटना के होटल मौर्या, मुझे याद है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग थे, और वो ये कहते हुए निकले थे कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है। लेकिन समय के राजनीति में कुछ स्थिर नहीं रहता, फिर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव साथ ही चले गए। यहाँ कौन दोस्त कौन दुश्मन होगा? हम बार बार रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति उद्धृत करते हैं, लोगों को सुनाते हैं कि भाई समझ लीजिए, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। इसलिए राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता, विचारधारा की लड़ाई होती है। लेकिन मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी जैसी पार्टियां जो हम हैं, या लोजपा की जो पार्टी है, वो कहीं भी किसी तरीके से कभी उदारवादी दल के साथ, कभी उदारवादी दल के साथ, तो कभी दक्षिणपंथी दल के साथ। बिहार की राजनीति में कई, भारतीय राजनीति में कई तरह के दल है ना। राजनीति शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है कि कोई उदारपंथी है, कोई वामपंथी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई तदर्थ दल है। तो बिहार में ये सारे तरीके के, सारे प्रकार के दल हैं। तो ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जहां इन्हें सीटों का सहूलियत मिलता है, सियासत करने में सहूलियत मिलती है, कुछ लाभ दिखता है, लोभ दिखता है, तो वहां दौड़ के चले जाते हैं। मुकेश सहनी उस दौर में, वहां जब बात नहीं पटी तो इधर आए। कुछ लोगों को सिंबल पर भारतीय जनता ने लड़ाया, कुछ इनको दिया। बाद में क्या हश्र हुआ, बीच में ये मुकेश सहनी वहां से भागे, और फिर अभी तेजस्वी यादव के साथ, हाँ, अभी खासम खास बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में बहुत टेढ़ी चोटी का जोर लगाया, उन्होंने अपना काम किया। लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी यादव जब 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़के 19 सीट जीतने में कामयाब रही, तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल ने उस समय भी कहा था कि हम सीट तो इन्हें देने में कहीं कोई कोताही हमने नहीं की, लेकिन जो रेशियो रहना चाहिए था, अगर यही 40 सीट जीत जाते तो आराम से सरकार बन जाती। सही बात है। 12 सीट पे सीपीआई। लालू यादव तो मुझे लगा कि कई बार ये कहा कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अब जो बात कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये बात तेजस्वी यादव मान लें, जब सीएम फेस पर रार मची हुई है, उनके आगे बढ़ाने पर रार मची हुई है, सीटों पर रार मची हुई है, और फिर कहते हैं कि 70 सीट हमें चाहिए। तो जब 70 सीट चाहिए और जो विक्ट्री का जो रेशियो है वो क्या है,
तो फिर वही स्थिति ना हो जाए। आपने एक आंकड़ा लिखा है कि ये आरजेडी 75 सीट जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे मैं दर्शकों को बता दूं कि 144 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी 75 सीट जीतकर रनर रही थी 67 सीटों पर, और वोट आए थे 97,36,000। हाँ, 97,36,242 वोट आए थे, और वोट का प्रतिशत था 23.5%। अब थोड़ा कांग्रेस के बारे में बता दें कि कांग्रेस को क्या एक 70 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को दी गई थी। 70 सीट जीतने में कामयाब रहे थे 19, रनर रहे थे 44 पे, और ये थर्ड प्लेस इन्हें रहा 6 पर, तीसरे स्थान पे थे, और वोट इन्हें भी मिला था 39,95,000। लेकिन अब ये कहा जाए कि ये वोट का प्रतिशत तो इसमें बहुत ज़्यादा, अगर सहभागिता कह लीजिए तो राष्ट्रीय जनता दल का रहा। सही बात है। 39 लाख जो वोट मिला, तो इसमें राष्ट्रीय जनता दल की जो आधार वोट है इनके साथ रहा। बिल्कुल। तो अब ये तो कहीं ना कहीं, और लालू प्रसाद यादव एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और अभी वो दुरुस्त है। तेजस्वी यादव भी अब राजनीति में इतना ये हो गए, तो अब कहा जाता है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। तेजस्वी यादव क्या स्वीकार करेंगे, या राष्ट्रीय जनता दल जिस रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है, क्या वो स्वीकार करेगी कि हम इन्हें 70 सीट दें? वामपंथी दलों से क्या समझौता होगा? उन लोगों ने भी वामपंथी पार्टी जो है, मतलब सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल पिछली बार जो है उसने कुल जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो क्या 29 से कम पर वो मान जाएंगे इस बार? क्योंकि देखिए पिछले बार का जो फॉर्मूला था वो ये था कि 29 पर लेफ्ट पार्टी लड़ी थी, 144 पर तेजस्वी यादव लड़े थे, और 70 पर कांग्रेस लड़ी, और 243 का फिगर पूरा हो गया था। तो मुकेश सहनी कहाँ यहाँ पे आएंगे? क्या कांग्रेस 70 से कम पर आएगी? क्या तेजस्वी यादव 144 से अपने आप को कम करने वाले हैं, या वाम पर जो वाम दल हैं वो अपने आप को 29 से कम पिलाने वाली? ये सीटें निकलेंगी कहाँ से मुकेश सहनी के लिए? राहुल रोहित, यहीं पे महागठबंधन का पूरा पेच फंसा है। और मजा कौन ले रहा है? एनडीए के जो छोटे दल के नेता हैं, जैसे चिराग पासवान मजा ले रहे हैं कि हमारे तरफ कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं। तस्वीर भी तो दिखा दी ना नीतीश, अमित शाह के साथ जो मीटिंग हुई पटना में नीतीश कुमार की, उसमें तो एनडीए ने उस एकजुटता को दिखा दिया जो अभी तक महागठबंधन नहीं दिखा पाई है बिहार के अंदर में। जी। कि एक मंच पर सभी दल अभी तक आए ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात कि लोक जनशक्ति पार्टी जो 2020 में एक थी, वह भी टूट करके अलग अलग हो गई, 2 खंड। और पशुपति पारस और प्रिंस पासवान, जो रामचंद्र पासवान के बेटे, हाँ जी, जो वो भी उस तरफ चले गए। अब जब ज्यादा कहा जाता है ना कि कुनबा बड़ा हो गया, तो कुनबा बड़ा हो गया तो घर छोटा है, उसी 243 सीटों में बंटवारा करना है, तो सियासत आप कैसे करेंगे? सब क्षेत्रीय दल हैं, महत्वाकांक्षा बड़ी है, कोई सीएम बनना चाहता है तो कोई डिप्टी सीएम बनना चाहता है, कोई सीट ला करके अब बिहार की सियासत में अपना दम दिखाना चाहता है। 60 सीट और 70 सीट कितना हुआ? 60 और 70 हो गया आपको, 130 सीट। बाकी कितना बचा? उसके बाद कुल जो सीट बच जाती है उससे बच जाती है 113 सीट बच जाती है। 113, तो 113 सीट में अब पिछली बार तो 144 सीट पे लड़े थे ये। वही मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अब मुकेश सहनी इस तरफ हैं, अब वो पशुपति पारस की आरएलजेपी को जो है वो इस तरफ लेके चले आए हैं तेजस्वी यादव एक तरीके से। और वो भी मुझसे बात हो रही थी मैं पशुपति पारस और उनके लोगों की, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा बड़ी है, वो भी लड़ना चाहते हैं। कम से जितना जैसे सूरज भान है, या उनके साथ भी कई माने कद्दावर लोग हैं जो रामविलास पासवान जी के साथ थे, तो उनकी महत्वाकांक्षा अलग है ना, वो भी तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव के सामने एक बड़ी समस्या यह है कि अगर बड़ा कुनबा साथ लेकर के चलते हैं तो इनकी राजनीति की रोटी कैसे वो सेकने में कामयाब होंगे, या इनको राजनीति की रोटी कैसे सेकने देंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मांग है ना, वो मांग किसी की पूरी होने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अगर इन परिस्थितियों से नहीं निकल पाएगा तो फिर 2025 के विधानसभा का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। फिर यही होगा कि अगर आप इनको ज़्यादा सीटें दे देते हैं तो फिर हश्र यह होगा कि 70 सीट पर लड़ने वाली कांग्रेस 19 पर सिमटेगी, और मुकेश सहनी का जहां प्रभाव है वो उस प्रभाव को दिखाएंगे। लेकिन 60 सीट
ये थोड़ा सा लगता है कि इस पे तेजस्वी यादव तो को क्या हाथ है। मतलब ठीक है, महागठबंधन में तो दिक्कत समझ में आ रही है, तो क्या इतना आसान है मतलब आपको एनडीए के अंदर में, क्योंकि चिराग पासवान अब इसमें शामिल हो गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार नहीं थे वो शामिल हो गए हैं, हाँ मुकेश सहनी निकले हैं अलग बात है, लेकिन मांझी पहले से बने हुए हैं, उनकी पार्टी बड़ा हो गई, अपने आप को बड़ा बता रही है कि भाई बिहार में विस्तार हो गया, डबल डिजिट चाहिए उनको, तो क्या महागठबंधन में जो दिख रही है टकरार सीटों के बंटवारे में, क्या उतना आसान है एनडीए में, या एनडीए में हो गया है, आप क्या लगता है जो बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह की? देखिए उस पर तो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि अमित शाह 2020 के बाद या बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, ठीक है उनकी नज़र है कि हम खुद अपने दम पे सरकार आने वाले दिनों में बनाएं, लेकिन उनके रणनीतिकार उन्हें बता चुके हैं कि बिहार की धरती पर जब तक नीतीश कुमार नामक एक राजनेता जिंदा है तब तक आप अकेले दम पे सरकार नहीं बना सकते। आपके राजनेताओं में कोई वैसा नहीं है जिनके बदौलत आपको एकदम एक मुश्त वोट मिल सके, इसलिए सहारा आपको लेना होगा। 95 से लेकर के आज तक 95 के जनवरी या 96 होगा जब नीतीश कुमार गए थे महाराष्ट्र के मुंबई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, वहीं से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन शुरू हुआ था, जो कमोबेशी गिरते पड़ते आज तक बना हुआ है, और उसका लाभ मिला। बिहार से ज़्यादा सांसद जीत करके गए, बिहार से ज़्यादा विधायक जीते और सरकार बनाने में कामयाब रहे। उसी के बदौलत नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। तो दोनों को पता है, नीतीश कुमार उधर 2015 में जाकर के उनके साथ भी सरकार बना चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार जो जिस सहजता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं वो सहजता नहीं रह पाती है उनके साथ, आरजेडी के साथ। यही कारण है कि फिर हालांकि तो अनुमान लगाने के लोग कहते हैं कि पलटी मार लेंगे, लेकिन अब सवाल है कि यहाँ भी कुछ पेच फंसेगा। जैसे आपने कहा ना कि चिराग वापस आ गए, हम आ गई है, हम पार्टी आई हुई है, फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो जिस तरीके से सीटों का बंटवारा ये लोग करने में कामयाब रहे लोकसभा चुनाव में, उसी आधार पे सीटों का बंटवारा यहाँ भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि एक फार्मूला तो सेट हो चुका है ना, एक फार्मूला सेट हो चुका है, उस आधार पे ये जीत दर्ज कर चुके हैं। मतलब आप 40 में 30 कह लीजिए तो 75% तो सीट जीतने में कामयाब रहे। तो अगर जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हम 225 सीट जीतेंगे, 225 सीट जीतेंगे, जिस जातीय समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी चलना चाह रही है, उसमें ईबीसी है, सवर्ण है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान का कुछ आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप जोशो खरोश में, चूँकि वक्फ बिल आ चुका है और नीतीश कुमार समर्थन में जा चुके हैं, तो उनका एक बड़ा ही स्पष्ट, मतलब आप अगर सियासत के नक्शे पे एनडीए को देख रहे हैं तो बहुत ही स्पष्टता है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग वहाँ समझदारी से काम करेंगे। सरकार चल रही है केंद्र में, क्योंकि उसमें भी दोनों मंत्री हैं, ठीक है, दोनों मंत्री हैं, तो वहाँ ये समझौता करने में, जैसे 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे चिराग पासवान, लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़े? 5 पे। स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, 5 पे 5 जीते। हाँ, जीतन राम मांझी को टिकट मिला, वो जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कुछ ग्राफ कम रहा, वो अलग मसला है, लेकिन सियासी नक्शे पर एनडीए का जो प्रारूप दिख रहा है आने वाले समय में, वो ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, और महत्वाकांक्षा लोगों की लिमिट है, वो समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हमको लड़ाई लड़नी है। यहाँ थोड़ा सा अभी संगठनात्मक तौर पे होता है ना कि अब सारे दल मिल गए। देखिए एनडीए ने तो कर लिया ना कि उनके सारे अध्यक्ष जगह जगह पे जाके मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट तैयार किया जा रहा है लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में। ये बड़ी पहल कर ली पहले भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने। वहीं अभी इनका कोई कुछ पता नहीं, बहुत क्लियर नहीं है। यहाँ पहले से ही सीटों के लिए माथापच्ची किया जा रहा है। ये बाद में, ये अगर रणनीति आज से नहीं बनाई गई तो इनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देगा। और जिस तरीके से सीट मांग रहे हैं, डिमांड है, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहेंगे उसमें राष्ट्रीय जनता दल के
मुखिया तेजस्वी यादव जी। तो देखिए यही स्थिति है बिहार में। तेजस्वी यादव की थोड़ी सी परेशानी इसलिए बढ़ गई कि अब खोल करके कांग्रेस भी जो है वो अपने लिए पिछली 3 सीटें कम से कम मांग रही है, मुकेश सहनी अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ लेफ्ट को भी कुछ बिहार में बड़ा जो है बढ़ करके चाहिए। तो तेजस्वी यादव क्या घट जाएंगे 144 से, क्या 110 120 पे चुनाव लड़ने को मान जाएंगे तेजस्वी यादव? मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अगर ये स्थिति होती है? क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाए। चुनाव लड़ती है कांग्रेस 70 पे और जीत करके आते हैं सिर्फ 19। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव या आरजेडी या फिर महागठबंधन के कई दल ये मानते हैं कि कांग्रेस ने अगर थोड़ी और मेहनत की होती तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और बिहार में नीतीश कुमार की विदाई 2020 में ही हो चुकी होती। अब क्योंकि चुनाव में वक्त है, तब एक तरफ जहां एनडीए अपने आप को एकजुट दिखाने की पूरी कोशिश में है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में अब जो है पहले चेहरे को लेकर लड़ाई हो रही थी और अब सीट में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर जो है लड़ाई चल रही है। और देखना होगा कि तेजस्वी यादव लालू यादव इसको किस तरीके से कहें कि इस समस्या को सुलझाते हैं और किस तरीके से बिहार के महागठबंधन को फिर से बुलंद करके चुनाव में वो जाते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।